Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I'm not a cricketer. And I'm your host Anam Gohar. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन. और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर. और मैं हूँ अलवीना आगा. Okay. All right. अर्ज कर रहा हूँ. इरशाद. सहाफियों को मुनाफकत करते देखा. दीन के ठेकेदारों को दीन बेचते हुए देखा. वाह. देखा तो एक शख्स को तन्हा देखा, अपनी कौम के लिए लड़ता देखा. वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा. मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फास्ट बॉलर ने, जो कि इमरान खान है, उन्होंने गुगली मारी. ओ माय गॉड, सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लोडोसिस. ओहो. ओके. एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है. बेशक. और होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं. मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. अभी जो पीडीएम के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, वो उसके बारे में बहुत सारी मीम्स बनी, कुछ शेयर करना चाहूंगा. एक बड़ी अच्छी पिक्चर मुझे लगी कि अगर फॉर एग्जांपल पीडीएम जा रहे थे, अपना जो मिशन था, और मिशन था फॉर एग्जांपल कुछ पैसेंजर्स हैं जो जहाज पर ट्रेवल करना चाहते थे, कि जहाज तो है ही नहीं क्योंकि असेंबली है नहीं, वो सब फंसे हुए उस पे. हैविंग सेड दैट, This is very horrible. ऑब्वियसली एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें, तारीख में पहली बार एक जमात अपनी हुकूमत के खात्मे का जश्न मना रही है, और जो अपोजिशन हुकूमत है वो खात्मे को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर रही है. व्हाट इज दिस बिहेवियर, समझ नहीं आ रहा. ये ऐसा हो गया कि जैसे पीडीएम ने 3 साल की कराटे की ट्रेनिंग ली, ठीक है, और इमरान खान साहब पिस्तौल ले आए. या आप ये कह सकते हैं कि कोई दूल्हा अपनी शादी की पूरी तैयारी करे और आखिर में दुल्हन भाग जाए. ट्रू. देखिए, इमरान खान साहब जब भी स्पीच स्टार्ट करते हैं बोलते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, बेशक, जिसका मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं. बेशक. Beggars can't be choosers. Oh my God, what is this behavior? Also beggars can't be leaders. Exactly. नहीं, सबसे पहली बात तो मजे की बात तो खान साहब ने इसका बहुत ही आला जवाब दिया है. हम भी इसी के ऊपर कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे थे. वो कह रहे हैं कि और कहा भी किसने, बेगर्स कांट बी चूजर्स. मतलब अब बेगर्स बनाया किसने? 30 साल हुकूमत किसने की? खान साहब ने की. बेगर्स तो आप लोगों ने बनाया ना पाकिस्तानी अवाम को. पाकिस्तानी अवाम की जो इज्जत आप लोगों ने इज्जत अफजाई करवाई है दुनिया जहान में, वो किसने करवाई? आपने करवाई. अगर आप एक सर उठा के जीने वाली कौम बनाते, 30 साल आप लोग के पास से, आप 2 खानदान ही थे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, और असल में आपने अपने घर की जो है वो मोनार्कियल सिस्टम जागीर बनाई हुई थी, और आप बादशाह बने हुए थे बेचारे, फेक वाले बादशाह. ये तो वही बात होगी कि चोर कह रहा है कि चोरी किसने की है. ऑब्वियसली ये क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया को सैंक्शनाइज कर दिया है, सैंक्शंस डाल दिए इस पे, ठीक है. जो रशियन बिलियनियर्स थे ना, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी जो यूरोपियन कंट्रीज में खड़ी हुई थी, वो सब पे कब्जा कर लिया है इंग्लैंड ने, लंदन ने, जहां जहां यूरोपियन कंट्रीज में उनके एसेट्स थे वो कब्जा कर लिया. तो इनको डर है. ये एक वन ऑफ द रीजंस है. मेरा दिमाग ये कहता है कि इनको डर है. बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि देखें, किंग सिस्टम नहीं चाहिए हमें. Exactly. हम जब अल्लाह की गुलामी करना चाहते हैं और अल्लाह के ही गुलाम रहना चाहते हैं, और ये तो असली किंग भी नहीं है ना. मजे की बात है, कौन से कोई सऊदी सिस्टम की तरह जेन्युइन इनकी ब्लड में इनको मिली है वही मोनार्कियल सिस्टम. ये तो बेचारे खुद जाली, किसी के वालिद टूटियां बनाते थे, किसी के वालिद जाके सिनेमा में टिकट्स बेचते थे. ये लोग आके हमारे सर पे मुसल्लत हो गए हैं. बिल्कुल अलवीना. एंड मैं आपको बताऊं कि देखें, किंग सिस्टम आप कह रही हैं, ये है पार्टी में. जैसे फॉर एग्जांपल पीपीपी है, जरदारी साहब के बाद आते हैं बिटावल बुल्लो, ठीक है. नवाज शरीफ के बाद आएंगी मरीम नवाज, शहबाज शरीफ के बाद आएंगे हमजा शहबाज. लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जिस मुल्क से प्यार करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि कल को इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है पीटीआई में, उसको चेयरमैन बनाओ और उसको सपोर्ट करो, तो पीटीआई की जो सपोर्टर्स हैं वो हट जाएंगे. बिकॉज इमरान खान साहब के साथ काम करना चाहते हैं, उनके अंडर काम नहीं करना चाहते. बिकॉज वो एक कह सकते हैं कि मूवमेंट चलाई उन्होंने टू सपोर्ट पाकिस्तान, टू हेल्प पाकिस्तान, टू फ्लरिश पाकिस्तान. ठीक है, इट्स बेटर लेट देन नेवर. अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त है. एटलीस्ट उनको अकल आ गई, और रियलिटी चेक इस वक्त देना बहुत जरूरी था. एग्जैक्टली. एंड मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी जो सिलवाई थी, अफसोस के साथ वो नहीं पहन पाए, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि मैं पहनूंगा. वो ईद के दिन पहनेंगे, क्योंकि ईद के दिन आप नए कपड़े सिलवाते हैं. और मैंने आपको बोला था 2 वीक्स बैक और अ वीक बैक, मैंने कहा था कि जो पीडीएम की जो ये इजलास होगा ये अप्रैल में जा रहा है. सुना? आपने कहा था जी. मैंने कहा क्या इनका अप्रैल फूल तो नहीं बनेगा? आपने कहा नहीं, लेकिन इनका बन गया. देखिए, मैं अब सियासत के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है. अभी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, कुछ अशार है,
उसका ताल्लुक सियासत से नहीं है। अच्छा, ये फिर? मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो विदाउट फर्दर अडू आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। अर्ज क्या है? इरशाद। आओ मिलकर खाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं, खुशी के गीत गाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। जब वक्त पड़ा तो भागेंगे, जद्दा और लंदन अपना है। वाह। मिलकर भूख मिटाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। मैं 10% तुम 10 नंबर, आओ दोनों मिलके कुछ कर जाएं। वाह वाह वाह। एक ताजा ढोंग रचाते हैं, आओ मिलकर खाते हाय हैं। हाय हाय वाह घोड़े लोटे सब आएंगे, थैले भर भर के ले जाएंगे। वाह। एक और दुकान लगाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। क्या बात है। तू अदल का शोर मचाए जा, मैं जुल्म को आम किए जाऊंगा। वाह। इस तरह से काम चलाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। हम माजी में भी खाते थे, अब और ज्यादा खाएंगे। अब कहने से शर्माते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। इस मुल्क से इतना प्यार हमें चप्पा चप्पा बेचेंगे। इस मुल्क से प्यार निभाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। पहले भी लूटा इसको, कौम बुला बैठी हमको। एक और सबक सिखाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। मेरे घोड़े बेताब बहुत, हाँ। डर भी खोलो मैं आता हूँ। हर शहर में रेस लगाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। वाह। एक दूजे के दुश्मन थे ए यासिर कुछ दिन पहले, हाँ। अब दोनों ये फरमाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। वाह 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 वाह। वाह क्या वाह, थैंक बात यू। क्या बात है यूनस, क्या बात वंडरफुल। है। बड़ी Very nice. डार्क की रियलिटी थी हमारी जी, जी। सोसाइटी की, हमारे मुल्क की और हमारी कौम की। और बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है ना अभी आने वाली जो सूरत हाल है यहाँ जो चल रही है उसको आपने अक्कासी करने की कोशिश की है। It was not related politics. लेकिन हाँ, नहीं लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे और हमारी आवाम बड़ी समझदार है। इवन रमजान की भी फिक्र नहीं की इन्होंने, आओ मिलकर खाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इफ्तार के बाद खाएं तो अच्छी बात है, इफ्तार पे खाएं। ब्रेक का टाइम हो गया है तो अभी आओ मिलके नहीं खाएं, बिकॉज अभी तो रोजा चल रहा है। इफ्तार के बाद आप मंड के खाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले यूनस जो है वो लेकर आए थे कि आओ मिलकर खाते हैं। ऐसा ही जो है वो फिलहाल ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के यही हालात है और ये मिलकर सारे लोग जो है वो खा रहे हैं और पाकिस्तान की इज्जत नफ्स का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं, जिस तरह के बयानात हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से आ रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो ये रही कि जो हमारे एक्स गवर्नर थे पंजाब के, ठीक है, अब गवर्नर साहब ने कुछ ऐसी बातें कही जो कि मेरे ख्याल से अगर आप पार्टी के साथ वफादार हैं तो आपको इस तरह की बातें और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई इंसान इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करता है या आपको रातों रात जो है वो कोई किसी भी पार्टी के ओहदे से हटा भी देता है, लेकिन गवर्नर साहब ने कुछ ऐसी बातें कही। अच्छा, गवर्नर साहब को जितना मैं जानती हूँ तो मैंने देखा है कि वो इस तरह के बयानात जो है वो देते नहीं है, लेकिन जिस तरह उनका बयान आया एक लग रहा था कि ये बिल्कुल ही एक किसी और की ज़बान जो है वो बोल रहे हैं। अब क्या सूरत हाल है इस बारे में जो है वो PTI के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने जो है वो बयान दिया है। बयान के मुताबिक उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को हटाने का अगर रीजन देखा जाए तो रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो गवर्नर साहब थे, अब देखें इसका मेरे पास कोई अभी तक जो है वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मैं लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ रहनुमा PTI के अल्फाज जो उन्होंने गवर्नर साहब के लिए कहे हैं। उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को इसलिए जो है वो हटाया गया है क्योंकि ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आने लगी कि गवर्नर साहब ओहदे पर तो रहने के बावजूद जो कि उनकी पार्टी के साथ, हमारी पार्टी के साथ वफादारी होनी चाहिए वो नहीं थी। यानी कि वो अपने जितने भी आप ओहदे पर तो बैठे हुए लेकिन अपने इर्द गिर्द जितने भी अराकीन हैं उनको कह रहे थे, मशवरे दे रहे थे कि आप जो है वो नून लीग में शामिल हो जाएं और नून लीग के साथ उनके जो है वो थोड़े से आप समझ रहे हैं हमदर्द बन के रहें। अब ये बात जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पहुंच गई और उनको जब ये बात पहुंची तो उन्होंने, आपको पता है वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा, मैंने एक चीज़ तो नोट की है कि वो फैसला करते वक्त किसी के बारे में सोचते नहीं, और जहाँ नाइंसाफ़ी होती है या यहाँ जहाँ ये पता चलता है कि सामने वाला थोड़ा मुनाफिकत कर रहा है तो वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो बड़ा सख्त लहजे में आकर जो है वो कार्रवाई ज़रूर करते हैं। इसी तरह हुआ जी कि गवर्नर साहब को जो है वो उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ ओवरऑल ये मैटर को जो है वो हैंडल किया। लेकिन गवर्नर साहब ने जब खुद आकर मीडिया पर बड़ी एक्स गवर्नर साहब ने जो है वो चौधरी सरवर साहब ने जब खुद आकर मीडिया पर बड़े बड़े बयानात दिए और जो वावेला उन्होंने मचाया, उसके बाद जो है वो PTI के रहनुमाओं को अफसोस के साथ, लेकिन उनको भी जो है मैं कहूँगी कि उनका भी फ़र्ज़ है, अपनी पार्टी का दिफा कर रहे थे, उन्होंने भी आकर फ्रंट पर जो है वो बताया कि रीज़न क्या था जो गवर्नर साहब को जो है वो हमने निकाला। लेकिन टेल मी
इफ आई एम रॉन्ग कि जी। एक तो शायद करप्शन के चार्जेस हैं, हाँ। दूसरा है कि जो आपकी पर्टिकुलर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ लॉयल्टी नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ बात वफा पर आई है यूनस। बेवफा हैं सनम, क्या करें हम। सना, मैंने जो फैक्ट जो मेरे सामने आया वो पर्टिकुलरली फैक्ट ये था कि गुलाम सरवर साहब जो है वो कैंपेनिंग कर रहे थे हमजा शहबाज के लिए। यानी एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के लिए बेताब थे, दूसरी तरफ उनके बेटे जो हैं वो सीएम पंजाब बनने के लिए बेताब थे। तो इस कैंपेनिंग में गुलाम सरवर साहब का बहुत बड़ा हाथ था और वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका मैसेज बहुत सारे मेंबर्स ने पहुंचाया, लेकिन खासकर परवेज इलाही साहब ने इसके कुछ सर्टन प्रूफ्स के साथ खान साहब तक बात पहुंचाई, जिसकी वैलिडेशन होने के बाद उन्होंने ये जो है एक स्टांस लिया और उनको उनकी पोजीशन से हटाया गया। तो ये इनकी बेसिक रीजन है। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बहुत अजीब सी यहाँ इस सिनेरियो में ये लगी कि सीएम जो पंजाब बुज़दार साहब हैं उनको भी उनकी पोजीशन से हटाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ गवर्नर साहब को हटाया गया, हालांकि तमाम उनके ऊपर कोई एलिगेशन का कोई मामला नहीं था, सिर्फ ऑपोजिशन की नापसंदीदगी थी, क्योंकि ऑपोजिशन का कहना थ्रू आउट थ्री इयर्स के लिए यही था कि ही इज इनकॉम्पिटेंट, ही डोंट डिजर्व टू बी सीएम ऑफ पंजाब। इस वजह से उनको हटाया गया। लेकिन बहुत ही बुर्दबारी से उन्होंने जो है अपनी पोजीशन से उनको कहा गया आप हटें, और उन्होंने बहुत ही बुर्दबारी से हट गए। तो यहाँ पे मेरे दिल में भी थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर आया कि मतलब पॉलिटिशियंस को इस तरीके से भी अगर बिहेव करे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मतलब हम समेत सब जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सब ने ऑन एंड ऑफ बुज़दार साहब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल निशान खड़ा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब जो है इस शख्स के हवाले से ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। लेकिन जब इस बंदे का ये स्टांस मैंने देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे मुआशरे में पॉलिटिक्स में जो एक एथिक्स है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर इस तरह कोई एथिकल तरीके से बिहेव करता है तो ये दूसरों के लिए लेसन होना चाहिए। जहां पे बुज़दार साहब को इतना बुरा भला सब कह रहे थे, तो अब इस चीज को स्टांस को भी पेश करना चाहिए, और ये एक तरीके से एक मतलब एग्जाम्पल सेट हो सकती है। आपने देखा होगा कि पंजाब असेंबली में कितनी तोड़फोड़ हुई। मतलब अगर आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन रुक गया, वो नहीं हुआ, तो आप असेंबली को तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या हाई ट्रीजन नहीं लगना चाहिए आपके ऊपर? इन्होंने तो वर्ड एग्जैक्ट ले लिया ना, असेंबली तोड़ रहे हैं, मतलब जनरली तोड़ों से तोड़ रहे हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? और यूनस वही बात है कि जब कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा होता ना, तो जबरदस्ती जो है उससे इस्तीफा लिया जाता है कि नहीं आप रिजाइन करें, क्योंकि आप हमारे काम के नहीं है, हम वो बंदे लेकर आएंगे, हम वो लोग लेकर आएंगे जो हमारे काम के हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एग्जैक्टली कोई बुराई नहीं है। यूनस जो हक में बात करता है उसको रहना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, मेरे नज़दीक तो ये बहुत ही अनएथिकल और इनसेन बिहेवियर है। अगर आप लोग जैसे कि बुज़दार साहब गए थे और अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात का खदशा था तो आप आते तमीज़ से बैठते बात करते। हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस को वैसे उन्हें नहीं पता कि उनकी बाउंड्रीज कहाँ हैं और उनको कितनी लिमिट में बोलना है, क्या बोलना है और किस तरीके से कैसे बिहेव करना है। वेल, ये कोई नई बात नहीं है। आई एम नॉट टू बी ऑनेस्ट सरप्राइज्ड, क्योंकि वो इसी तरीके से बात करते हैं। उनके अंदर अपनी तरीका है पॉलिटिशियंस का, दे आर टोटली मैनरलेस। और मैं तो सही बात है कुछ चीज़ें कहते हुए बहुत तल्ख हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इमरान खान साहब जो है एक ऐसे डिसेंट इंसान है, उनके आगे तो मुझे सारी शख्सियत फीकी लगती हैं। पानी कम चाय आप लोग। देखिए हकीकत बात है, अगर इस हवाले से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं वो तो यही होगा कि देखिए अगर आप किसी सियासी जमात के वजीर हैं या आप गवर्नर हैं, जो भी है, लेकिन अगर आप सियासी जमात से इतना ही वफादार हैं तो जब वो आपको किसी ओहदे से हटा देते हैं, यानी कि आपकी वफादारी उस वक्त जो है वो आपके ऊपर है कि अब आपने वफादारी निभानी है, तब आपने टीवी पर आकर जो है वो उल्टी सीधी बातें ना करें तो बेहतर होता है। इससे आपकी वफादारी काफ़ी ज़्यादा फिर दिखती है। लेकिन मैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आऊँगी जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अहम है उस न्यूज़ से भी ज़्यादा। वो ये है कि अभी रिसेंटली जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, आपको पता है कि जो भी अभी तहरीक अदम एतमाद का ये ओवरऑल सिनेरियो हुआ है, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद खान के हवाले से जो है उनका नाम तजवीज़ कर दिया है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब देखना ये है कि होता क्या है, क्योंकि जी शेरवानियाँ तो सिलवाई गई थी बहुत टाइम से, और जो एक दावत आम जो तमाम लोगों के लिए था वो दावतें भी खुल चुकी थी। अब बिरयानी जो है वो परोसते रह गई जी, क्योंकि दुल्हन भाग गई, पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो ये मुझे लगता है ये चीज़ें जो है वो चलती रहती है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मैंने इतनी सारी अब तक सियासी जमातें देखी है, या मैं कहूँ कि इतनी सारी मैंने तहरीकें आते और जाते देखी है, लेकिन जो ये तहरीक चली, तहरीक अदम एतमाद, उसमें जो एंड में जो सिचुएशन हुई, जिस तरह से ये सिचुएशन बदली है, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन या पार्लियामेंट का ये हाल उस वक्त नहीं देखा था कि ये सारे उस वक्त खड़े हुए। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, जो पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है ना, तब वो पेरेंट्स टीचर से मिलकर चले जाते हैं, टीचर्स भी चले जाते हैं, तो बच्चे जो है ना
वो टीचर बन जाते हैं और खुद पेरेंट्स बन जाते हैं और फिर वही गेम खेल रहे होते हैं। तो असेंबली में भी कुछ ऐसा हुआ। बट मैं आपको बताऊं कि ज़रदारी साहब इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। हमें ये लगता है के बादशाह तभी कहते हैं उनको। पाकिस्तान की बात कर लें हम कि ही इज सो इंटेलिजेंट कि अगर ज़रदारी साहब कहीं खड़े हैं तो इसका मतलब कि 90% गेम उनके हाथ में है। बट जैसे उनके साथ हुआ, ऐसी बात नहीं है, जरदारी भी बड़े शातिर हैं, हल्का नहीं, वही ना मफामत की बात से तभी तो कहते हैं उनको कि फौरन मफामत हो लेकिन जाएगी। इंटेलेक्चुअल लेवल सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, वो दूसरे सेंस में कह रहे हैं। और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मफामत की बात कर रहे हैं। ज़रदारी सब पे भारी। हाँ, अब आया इमरान खान न्याजी जो पड़ गया ज़रदारी पे भारी। ये खतरनाक जो उन्होंने माइंड गेम स्टार्ट की है, जो गूगली की है, वी आर शॉक। इसीलिए सरप्राइज ज़रदारी लूज अ मैच। इसीलिए तो यूनस खामोश बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लास्ट में जो उन्होंने पत्ता फेंका है ना, मजा आ गया। इस पे मेरा एक एक्सप्रेशन है बस, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिलोडोशियस। मुझे कौन सी जबान है जी? दिस इज इंग्लिश, प्लीज गूगल इट। ओह अच्छा, मुझे लगा शायद कोई लैटिन मैक्सिम है। वो नहीं, अभी तो लाइटों का जमाना, क्या आप कहाँ उसमें फंसी हुई हैं? नहीं, लॉ में लैटिन मैक्सिम्स ऐसे ही साउंड करते हैं ना। Alright. वैसे ही बहुत मुश्किल से यूनस ने याद किया है, बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत लगी है। खैर ये तो जी मैं कहूँगी कि जिस तरह से ओपोजिशन वालों के हालात हैं, जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा मुल्क जो है वो किस संप में जा रहा है, लेकिन होना वही है जो मंजूर खुदा है। यहाँ जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से गुफ्तगू प्रोग्राम में शेयर की और अब भी हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकली बिल्कुल ही इनस्टेबल है, या फिर आप जिसको कहते हैं कि अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली। तो इस वक्त हमारे पास जो अहम खबर ये है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर थोड़ी देर में किस तरह पॉलिटिकली डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, तो जिस तरह कुछ डेवलपमेंट्स का हमने जिक्र किया, सीएम जो उनको मुस्ताफ़ी किया गया और सीएम के बाद फिर गवर्नर उनको भी जो है हटाया गया, फिर उनके बाद नए गवर्नर आए, और अब किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इंतजार हो रहा था अपोजिशन जमातों की तरफ से, लेकिन वो जेन्युइनली हुआ नहीं। उनको पे शायद उनके कुछ पड़ गया जोर से और वो घबरा गए एकदम। और वो बार बार यही कहते थे ना, मजाक बनाया करते थे खान साहब की इस लाइन को, कि जब वो अवाम से मुखातिब होकर कहते थे घबराना नहीं है, तो अब ऐसे लग रहा है कि खान साहब ने उनको बोला देखे घबराना नहीं है। खान साहब ने पीडीएम को कह दिया और वो घबराई हुई है, तो और इतने बुरे तरीके से घबराई हुई है कि जो एक्सप्रेशंस है ना अनम, वो जो वीडियोस हैं, एग्जैक्टली वो जो आपने मुझे एक वीडियो भेजी थी, वो उसमें क्या हो रहा था जरा मुझे बताओ। आप मुझे बताएं अलवीना कि वो अजीबो-गरीब सी बातें कर रहे हैं और उनसे जो है ना अभी हार अपनी झेली नहीं जा रही और इस तरीके से खुल के सामने आ रहे हैं। बड़ी एक अजीब सी, आपने देखा होगा इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो काफी ऐसे जैसे उनको कंजेशन हो रही है और सांस नहीं आ रहा है। शहबाज शरीफ की बात करी मैं, और साथ ही साथ आप एक और वीडियो देख लें। नहीं, वो दूसरी वाली बहुत मजे की है, वो दूसरी मैं वीडियो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप जस्ट इनके एक्सप्रेशंस देखिए, ये मुझे लगता है बच्चे रात में देख लें तो उन्हें नींद नहीं आएगी। और दूसरी वाली वो जो आप कह रही थी, मुझे बता रही थी कि ये तो बिल्कुल ही इन्होंने अजीब सा रेलेवेंट फैक्ट शेयर किया। वो कौन सी वीडियो थी? अच्छा, एक और में वो कुछ कह रहे थे कि इन सब पे जो है वो आर्टिकल 6 तो इस हिसाब से तो इनके पूरे कुंबे पे लगना चाहिए जितने मतलब लोगों ने करप्शन किया। ये कैसा हाई ट्रीजन है कि मतलब हाई ट्रीजन आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले अगर असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया तो उस पे लगेगा, लेकिन आप चोरी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 6 जो है सिंपली हर उस शख्स के ऊपर लागू होता है जो पाकिस्तान का आइन को वायलेट करता है। पाकिस्तान के आइन को कैसे वायलेट किया जा सकता है? कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि हमारे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर आप उसको वायलेट करें, दैट मींस आपने हाई ट्रीजन किया। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन जो कि अगेंस्ट द इस्लाम जा रही हो या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जा रही हो, वो आप हाई ट्रीजन के जिम्मे में आपको लेके जाएगी। इसके अलावा जितनी भी वायलेशंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो रही होती हैं, वो भी उसके ऊपर भी हाई ट्रीजन लगना चाहिए। और वो जो तोड़फोड़ असेंबली में हुई थी और जिन बंदों ने अपने इन नापाक हाथों से वो तोड़फोड़ की थी, उनके हाथों को उठा के घसीट के उनके ऊपर भी हाई ट्रीजन लगना चाहिए। आपने ऐवान के अंदर तोड़फोड़ की ना, इसी ऐवान का आप कहते हैं वो तकद्दुस पामाल हो गया।
फिर तकद्दुस आपने पामाल नहीं किया अपने हाथों से तोड़-फोड़ करके, इसी ऐवान के ऊपर, इसी ऐवान में बैठ के आप इलेक्ट होकर आते हैं। आप इलेक्ट होकर जब आते हैं तो लेजिस्लेशन इसी ऐवान के अंदर बनती है ना, यानी कानून इसी तरह बनेगा, इसके बाद कानून की लेजिस्लेशन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो यहीं से इसके बाद फर्दर होगी। आपने उसी ऐवान की जो है मतलब हशर नशर कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, हाई ट्रीजन उनके ऊपर नहीं लगेगा, खान साहब के ऊपर लगेगा, क्योंकि उन्होंने आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रुकवा दिया। और क्यों रुकवाया? उन्होंने अगेंस्ट द लॉ नहीं रुकवाया। अभी बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि खान साहब ने जो मूव लिया है दैट इज पॉलिटिकली नॉट लीगल, और उन्होंने जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये एक मूव लिया है। ये बेशक थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, पहली मर्तबा हुआ है। लेकिन कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि उन्होंने किस तरीके से आर्टिकल 5 का रेफरेंस दिया है, और फिर किस तरीके से फवाद चौधरी ने पूरी अपनी स्पीच डिलीवर की, और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह नेशनल कमांड कमेटी जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, वो किस तरह NSC उन्होंने किस तरीके से उसको वेरीफाई किया है, पूरे डिप्लोमेट का नाम रिवील किया है बाद में, डोनाल्ड डू का नाम बताया उन्होंने कि डोनाल्ड डू किस तरीके से उनसे बात हुई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पूरे मिनट्स ऑफ द मीटिंग डिस्कस हुए, फिर NSC ने उसको अप्रूव किया है, उसके बाद फर्दर पूरी डिस्कशन हुई है। उसके बाद जो है स्पीकर का ये हक है, आइन ने स्पीकर को हक दिया है कि कोई भी सेशन उसको रुकवाया जा सके, उसको पोस्टपोन किया जा सके, और इसी तरीके से उसके ऊपर रूलिंग दे। असद कैसर साहब बीइंग अ स्पीकर, उन्होंने अपना जो काम, जब ये भी अगेंस्ट द लॉ नहीं है, जब स्पीकर नहीं होता अवेलेबल, तो उसके जो भी काम होते हैं, जो उनके फराइज होते हैं, वो डेप्यूटी स्पीकर सर अंजाम देते हैं। तो सूरी साहब ने अगर उन्हीं के वर्ड्स को डिक्टेट करके बता दिया, क्योंकि ये NSC ने भी वेरीफाई कर दिया है, और ये एक ऐसी मूवमेंट हो रही थी जो कि हमारे प्राइम इंटरेस्ट को, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को वॉयलेट कर रही थी, हम ये चीज ही नहीं होने देंगे। कह रहे थे ना, ऑपोजिशन कह रहे थे कि ये सारी असेंबलीज तोड़ दो, इलेक्शंस करवा दो, तो फिर अब यूनिस अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? आप मुझे ये बताएं, फिर कोर्ट क्यों गए ये लोग? देखिए, प्रॉब्लम तो मेरी गाड़ी में हो रहा है, वो रेडिएटर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मेरा भी हर वक्त करता था, मैंने गाड़ी बेच दी, साइकिल पे आ गई। हाँ बिल्कुल। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये कौन सी ओपोजिशन है? वो कहती है कि जो गवर्नमेंट है इससे पाकिस्तानी अवाम खुश नहीं है, पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ है, तो इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी अवाम के पास जाए, पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो किसको प्रेफर करती है। सिंपल सी बात है। आई डोंट नो व्हाई दे आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट। देखिए, लेकिन आपको ये तो याद है ना, ये लोग कह रहे थे कि असेंबलीज को डिसॉल्व कर दो, न्यू इलेक्शंस, हमें अपकमिंग इलेक्शंस चाहिए, हमें वक्त से पहले इलेक्शन चाहिए। याद है आपको ये बात? बिल्कुल। फिर आप क्यों तड़प रहे हैं? एग्जैक्टली तड़पेंगे क्योंकि मुझे 25 करोड़ रुपए दिए। यस, नहीं, इसके अलावा एक और पॉइंट भी है जो मिस कर दिया आपने। फंडेड है सारी, फंडेड, वो तो पैसे ले लिए, वो तो किस्सा खत्म। एक और ये जो इन्होंने पॉइंट रेज किया, तीसरा पॉइंट ये है कि ये लोग पूरी जालसाजी बिछाते हैं इलेक्शन से पहले, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पूरी कैंपेनिंग होती है, उसका टाइम नहीं है ना। Yes. Oh, 90 days. They are running short on time. मैं इसमें बहुत ही मजे वाली बात जो है वो ऐड करना चाहूंगी, वो ये है, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि भाई आप लोग आए, अपनी जो है वो क्या कहते हैं, जो आप लोगों ने किया है मुझसे माफी मांगे, मैं आपको माफ कर दूंगा, ठीक है। फिर उन्होंने ये बात बोली कि मैं ऐसा गेम खेलूंगा या मैं ऐसा काम करूंगा कि जिससे आपको सारी जिंदगी रोना पड़े और आपको छुपना पड़े। तो ये वही चीज हुई है, ये जो MQM की बात कर लें। MQM तो बहुत तड़प रही है बेचारी। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि MQM छुपे छुपे घूम रहे हैं यूनुस। एग्जैक्टली, वो कुछ कहते हैं कि ना घर के रहना घाट के, कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं। फारूक सत्तार साहब को तो हटा दे, बीच में बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन है और बहुत ही स्वीटली बात करते हैं जब भी मुलाकात होती है उनसे। लेकिन इस वक्त तो वो MQM की बात, मैं फारूक सत्तार साहब की बात कर रही हूँ, बहुत ही हम्बल है वो। लेकिन इस वक्त MQM की अगर हम बात करते हैं तो वो तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते है बेचारों को क्या हुआ जी। अब वो सुन ना ले मेरा प्रोग्राम, फारूक भाई आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन फारूक भाई आई एम नॉट सॉरी जी। लेकिन मैं एक चीज, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सिनेरियो? अच्छा, मैं एक चीज़ बता भी देती हूँ और दिखा भी देती हूँ, वो ये है कि जिस बंदे ने जो है, मेरे ख्याल से तमाम लोग ही जो है वो देख चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे कि फवाद चौधरी साहब ने जो निकात पेश किए थे, और ये 3 पेजेस पर मुश्तमिल जो है वो ओवरऑल ये पूरा नोटिस था जो कि स्पीकर साहब को दिया गया, फवाद चौधरी ने प्रेजेंट किया था। किस तरह से जो है वो आइन के मुताबिक उन्होंने बाकायदा एक चीज को वाज़ेह करते हुए बताया। एग्जैक्टली, उन्होंने एक चीज को बताया है, एक्सप्लेन किया है कि जी ये चीज है जिसमें आपकी, देखें, अगर हम तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं या हम ये बात करते हैं कि ओपोजिशन की तरफ से कोई भी तहरीक आती है, कोई भी तहरीक जो है वो सर आंखों पर होती है, लेकिन अगर उस तहरीक में अगर हम ये देखें कि
कि बाहर मुल्क से फंडिंग है या बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं वो इसमें दिखाई दे रही है। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर जो है वो आपकी तहरीक बेबुनियाद होती है। तो फवाद चौधरी साहब ने तो वाज़ेह तौर पर ये साफ कहा है कि, और आप लोग अंधे हैं मेरे ख्याल से, दिखाई नहीं देता कि जिस तरह से वो खत का पूरा ओवरऑल वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह किया है। मजाक उड़ रहा है, आप क्या बात कर रही हैं, लोगों को मजाक लग, लेकिन अब तो वज़ीर आज़म साहब ने नाम भी बता दिया। हाँ, डोनाल्ड लू का नाम बताया। अब तो यकीन कर ले, खुदा का वास्ते डोनाल्ड लू का नाम क्यों लेंगे वो, आप क्या बताएंगे? मैं चले कहीं ना कहीं मान भी लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जो भी कदम उठाए कहीं ना कहीं इसको इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन मान लेना, फर्ज कर लें, लेकिन ये जो सारी हमारे मुल्क में बाहर के लोग बैठ के नहीं चूज कर सकते कि हमारे मुल्क को लीड कौन करेगा। और ये सारी जितनी भी हो रही हैं चीजें, सारी फंडिंग हो रही हैं, इनके अपने कुछ है नहीं। वो क्या कहना चाहिए उनको कि इंसान अपनी सूझबूझ और अकल से कोई डिसीजन लेते हैं, डीप डाउन समवेयर इनसाइड ये जानते हैं कि ये कसूरवार है, ये इनके काले जो हैं सारे काले करतूत हैं। और ये जो अगर कोई सही आ रहा है, जो मुल्क को ठीक कर रहा है, देखिए हमें महंगाई बर्दाश्त है, हमें गद्दारी बर्दाश्त नहीं है, और आज से पहले ये सब गद्दारी होती रही है। हम इन्फ्लेशन से हमें कोई मसला नहीं है, बट हमें वी नीड अ गुड लीडर टू लीड आवर कंट्री इन अ राइट डायरेक्शन। इनके वाकई में पैसे तो खत्म हो चुके हैं ना, तो वही बात है ना, बाहर से फंडिंग आएगी तो वो वही यूटिलाइज करेंगे और क्या करेंगे। मैं एक सेकंड चाहती हूँ, अगर एक सेकंड चाहती हूँ मैं आप लोगों का, मैं रिक्वेस्ट पे मांग रही हूँ ये एक सेकंड आप लोगों से, क्योंकि मैं, अगर आप लोगों ने ये चीज ना देखी तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज आप लोग मिस कर लेंगे। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब से जिस तरह वो कापे टांग रही थी, पहले आया था, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक चीज कही है, वो जैसे कापे टांग रही थी, उसके बाद जी अब नया आया है कि हम गर्दन जो है वो झुका तो सकते हैं लेकिन कटा नहीं सकते। खुदारा दिल की बात मुंह पे आ गई। सही बात है ना, वो भिखारी है ना, झुकाएंगे ही। एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को ला रहे हैं बीच में। अगर हम पॉलिटिक्स फ्रेटर्निटी पे बात करें तो देयर आर सो मैनी मोतबर शख्सियात जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है मुल्क की सूरत हाल कुछ ऐसी चल रही है कि बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड भी हो रही हैं। लेकिन हमें जो है आगे मुल्क किस डायरेक्शन में हमारा जा रहा है और हम जो लोग हैं हम कितना इस चीज़ को समझ रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा इसमें कितना % ताउन होना चाहिए, यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा रियलिटी चेक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गुज़िश्ता रोज पहले जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जारी थी, जिसमें 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जारी रही। अब इस पर जो ऑपोजिशन के रिएक्शंस आ रहे हैं वो तो इनसेन है। मतलब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में इनको जीतने नहीं देंगे और हम कुछ भी करेंगे। तभी तो कोर्ट गए हैं, कोर्ट चले गए। और मुझे तो ये लगता है कि अलवीना अगर ये लोग कोर्ट चले भी जाते हैं तो इनको ये लोग नहीं जीत पाएंगे। उसके पीछे वजह है क्या? उसके पीछे वजह ये है कि जब बता दें नहीं, I'm interested ना, to know what? I want to know। देखिए जब कोई इंसान काले धंधे कर रहा होता है और उसको पता है कि वो गलत है और उसको ये भी पता होता है कि हम शायद थोड़ी सी ताकत लगा के, बैनुल अक़वामी ताकतें लगा के या यहाँ की हम लोकल ताकतें लगवा के कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर भी लें, बट इन द लॉन्गर टाइम पीरियड आप नहीं सर्वाइव कर सकते बिकॉज आपसे अच्छे और आपसे ज्यादा जस्टिस करने वाले लोग मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज से इंसान सप्रेस होता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। जिस तरह आपने बहुत ही आम डेवलपमेंट का जिक्र किया, इस डेवलपमेंट में एक और चीज़ मैं ऐड करती चलूँ अनम। जिस तरह हमने देखा कि जो एच नाइक, फारूक एच नाइक साहब हैं, पीपल्स पार्टी के वकील, उन्होंने कहा जो जस्टिस साहब से कि हमें तो फुल कोर्ट चाहिए। फुल कोर्ट का मकसद होता है 17 जजेस या फिर 5 से एक्सीडेड जजेस। मतलब क्या कर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएंगे अल्फाज, आप चाह क्या रहे हैं फारूक एच नाइक के खिलाफ? मतलब आप चाह क्या रहे हैं? 3 रुकनी बेंच है ऑलरेडी, वो कोई एक इंडिविजुअल जज जो है वो प्रोसीडिंग्स नहीं चला रहे हैं। तो 3 रुकनी बेंच होना, 3 मुख्तलिफ जो जजेस होते हैं, जस्टिस, वो उसमें मौजूद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच को हेड करना और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उनसे कह दिया कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है इस बेंच के ऊपर तो हम उठ जाते हैं। तो ऑब्वियसली अब वो तो आगे से यही कहेंगे नहीं आउटरेजियस रिएक्शन। समवेयर दे नो कि इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो होल्ड है पावर पे, वो इनसे जाने वाली है, बल्कि जा चुकी है, ऐसा भी कह सकते हैं। केस करने का जी आपके केस करने का कोई फायदा नहीं है, पैसे वेस्ट ही होने। पहले भी उन्होंने जो लोगों को पैसे दिए वो भी वेस्ट खा गए। वो तो वेस्ट होना कौन से इनके अपनी जेब के कमाए हैं, लोगों की तो लूटे, हमारे तो लूटे हैं सबके। तो वही तो उनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में लूटे है ना। देखिए
कुल्हाड़ी जो है ना लोग अक्सर पाँव पे मारते हैं। हाँ। ये जो पीडीएम है ना, इन्होंने कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, अपना पाँव खुद मार रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें अनम, व्हाट्स योर टेक, जिस तरह आप ये डेवलपमेंट शेयर कर रही हैं, तो इसमें अगर फुल कोट होना, क्या मतलब इससे क्या प्रूव होगा? क्या वो जीत जाएंगे इस तरह? खिचड़ी ज्यादा होगी इस तरह, तो फिर उनको जो ऑब्वियसली because we have all the right to share our opinion for the court, but obviously in a respected way, not in a खिचड़ी way. So I need to take my words back. ठीक है, तो फिर अब इसमें जो 3 रुकनी बेंच है, इसमें क्या कुछ मतलब इस तरह सेटिस्फैक्ट्री इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या फिर इनको फुल कोर्ट में सेटिस्फैक्ट्री मिल जाएगा, या फिर लड़ाइयाँ होती रहेंगी, फिर दोबारा से जो है नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स के लिए आगे जाएंगे? कहीं इसीलिए कर रहे हैं, क्या रहे हैं? लेट मी टेल यू, आई हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, कि इस सारे सिनेरियो को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि अभी देखें, आपको तो पता है कि जो शेर होता है वो अकेले शिकार करते हैं, जो गीदड़ होता है वो झुंड में आता है। तो देयर आर सो मेनी पीपल कोलाइडिंग विद ईच अदर, लेकिन जो उसके क्या कहना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो जो ये लोग चाह रहे हैं वो तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने करंट सूरत हाल देख ली। ये लोग हार तो चुके हैं और अब इनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए मुझे लग रहा है अलवीना, ये इस तरह के क्या कहना चाहिए, वो हथकंडे, बिल्कुल ओछे हथकंडे अपना रहे हैं अपनी जान को बरकरार रखने के लिए। बट सॉरी टू से गाइस, यू हैव लॉस्ट। एक वीडियो है, मैं चाहूंगी वो हम वीडियो दिखाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के नेक्स्ट लेवल एक्सप्रेशंस, और जो साइड लुक था ना, वो जो वॉक करते हुए आ रहे, देखिए वो ऐसा लग रहा है यही वाले नेक्स्ट लेवल एक्सप्रेशन। ट्रू, लेकिन ये आप जीत नहीं सकते, वो जो एक्सप्रेशन होती है ना उनसे, क्या नेक्स्ट लेवल एक्सप्रेशन से उल्टी आ जाए बंदे को। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी इंसान को कब्ज हो गया और वो जल्दी में भाग रहा है। मुझे लगता है रोजे में इतनी स्कैरी शक्लें नहीं देखनी चाहिए। सॉरी टू से, हम थोड़ा सा टीवी पे बैठ के हार्श हो रहे हैं और हमारा रोजा भी ये काइंड ऑफ गीबत में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग इतना काबिल गीबत होते हैं कि वाजिब गीबत होते हैं। नहीं, हाँ, ये खुले में है। 22 करोड़ पीपल आर वाचिंग दिस शो, ठीक है? तो हम तो ओपन बात कर रहे हैं, हम तो मुंह पे ही बात करेंगे। अगर सामने आ गए तो शायद हम थोड़ा सा लिहाज कर लेंगे, लेकिन कैमरे पे हम सब बोलेंगे। अच्छा, मैं एक चीज वाजे करूं, वो ये है कि मौलाना साहब के, मैं अगर अपना भी ओपिनियन बताऊं, लेकिन मौलाना साहब के जो अपनी जमात के लोग हैं ना, उन्होंने मौलाना साहब को बहुत बुरा भला कहा है। वो इसलिए बुरा भला कहा है कि मौलाना साहब जिस तरह से पलटियां मार रहे हैं ना आजकल, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कभी जी वो हो जाते हैं चौधरी साहब के साथ हो जाते हैं, कभी पीडीएम के साथ। पीडीएम की तो खैर वो खुद सरबराही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो पलटियां मारते हैं, अगर उनका आप अगर देखें ना बैकग्राउंड देखें आप उनका, तो उनका नाम ही ये है, पल्टी। जब दिल चाहता है, डीजल सुना था। हाँ, डीजल तो है, ये वो डीजल जो पल्टी मार रहा है। बेसिकली पजल गेम खेल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आजकल जितनी इन्फ्लेशन चल रही है, उनका हलवा उन्हें बर वक्त नहीं मिल रहा है, इस वजह से उनके ऐसे तासुरात आ रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन हम ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आप बात करी थी, उस पर अगर मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट के देखें जो इतवार वाला दिन था, उसमें ही ये लोग इतनी ज्यादा बौखलाहट का शिकार हुए कि उन्होंने उसी जिस तरह से आपने दिखाई अभी वीडियो के शहबाज शरीफ साहब जो बोलते हुए जा रहे हैं आर्टिकल 6 लगेगा, आर्टिकल 6 लगेगा, तो जी ये बौखलाहट का तो शिकार थे। इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि जराए के मुताबिक ये बात वाज़ेह तौर पर पता चल चुकी थी कि वजीर आज़म इमरान खान जीतेंगे और ये पीडीएम जो है वो मुकी खाएगी। अब उनके पास नेक्स्ट एक होता है ना कि बी प्लान। अब इन्होंने प्लान बी बनाया हुआ था, तभी ये जो है वो उसी वक्त जाते वक्त ये बोल कर गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि उनका जो फैसला होगा उसके ऊपर तो खैर किसी का भी फैसला नहीं होता। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता, फिर बातें पता चलेगी। प्लान भी नहीं था, क्योंकि अगर प्लान भी इनका पहले से रेडी होता तो ये इतने ज्यादा जो इनकी रिएक्शन बॉडी लैंग्वेज में पता चल रहा था कि अनएक्सपेक्टेड ये जीत अपनी एक्सपेक्ट कर रहे थे। बात से जो हमजा शहबाज हैं, उनकी स्टेटमेंट से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया, उसमें एग्जैक्टली ये जो बात आप कह रही हैं इससे ये इंडोर्स होती है। वो कह रहे थे कि परवेज इलाही साहब को कह रहे थे खिसियानी बिल्ली, मतलब 2 दिन पहले तो खिसियानी बिल्ली आपके साथ, बिल्ली हमारे पंजाबी में कहावत है कि हमेशा गलत जगह पे जाके गिरती है, तो इनके साथ वही हुआ है। मगर आप लोगों को याद होगा कि किसी ने कहा था कि सहरी जो है वो हम नए पाकिस्तान में कर रहे हैं और जो अफ्तारी जो है वो हम पुराने पाकिस्तान में करेंगे। ये सारे डायलॉग्स कहाँ गए आपके? ये कब्र में चले गए सारे डायलॉग्स। देखिए जरदारी साहब से पूछा किसी ने, वो जा रहे थे कि आपको लग रहा था कि ऐसा होगा, तो बोले थे मुझे तो लग रहा था लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं लग रहा था। और कभी कभार आपको दोस्तों की सोच पे चलना पड़ता है। और शहबाज शरीफ से पूछा, उन्होंने भी सेम कहा। तो समझ नहीं आ रहा किसको पता था किसको नहीं पता था, लेकिन वो खुद हंस रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ है।
देखिए तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप लोग मेरी थोड़ी सुन लिया करें, वो ये है कि प्लान बी आप बनाया ही ना करें। जब भी इंसान प्लान बी के बारे में सोचता है वो प्लान ए हमेशा ही जो है वो नाकाम होता है। मुझे लगता है दीगर शोज में आप सबसे ज्यादा इस चीज को एंडोर्स करती दिखाई दी है कि प्लान भी होना चाहिए। नहीं ना, मैंने कब किया है? डे वन से मैं कहती हूँ कि प्लान बी कभी नहीं होना चाहिए। अरे एनीवेज यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अब जो भी फैसला आएगा, एनएससी का जो भी डिसीजन होता है बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, तो मुझे लगता है पीडीएम के मुंह पे एक और तमाचा होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। वॉइस नोट का टाइम हुआ जाता है, ये नंबर दे रहे हैं, इस पर कांटेक्ट कीजिए, अपना वॉइस नोट भेजिए। सुनते हैं वॉइस नोट। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। माह रमज़ान आप सबको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका शो बहुत अच्छा है, आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने शो में इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएं कि ये जो ट्रैफिक जैम हो जाता है अफ्तारी से पहले, इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक रूल को बिल्कुल फॉलो किया भी नहीं जा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ से अवेयर करें कि ये अपने ट्रैफिक का निज़ाम तो सही करें। हर बंदा जल्दी में लगा हुआ है, थोड़ा सा सब्र कर लें, आराम से चले जाएं। 10 मिनट लेट हो जाएंगे पर तरीके से पहुंच जाएंगे आप। अब सारे एक दूसरे से लड़ने में लगे होते हैं, इसी वजह से आप देखेंगे ट्रैफिक जाम होते हैं, लोग वक्त पे अफ्तारी पे अपने घर नहीं पहुंच पाते, लोगों का रोज़ा रोड पे खुल जाता है। तो काइंडली मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपने शो के जरिए सिर्फ इस चीज़ से लोगों को अवेयर करें कि थोड़ा सा सब्र करें और सब्र से काम लें। शुक्रिया बहुत बहुत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने, सीरियसली बहुत अच्छी बात कही। मुझे तो कभी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जितने भी लोग हैं वो अपनी दुनिया में सब जल्दी में, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आपके बराबर से जो है वो कोई बाइक आ रही है या कोई बाइक पर बच्चे भी सवार हैं, कोई कुछ नहीं देखता, सब अपनी ही दुनिया में अपनी ही धुन में मगन चल रहे हैं। एग्जैक्टली देखें, जल्दी करते वक्त वो अच्छा लगता है जिसकी खुदा न खास्ता, लेकिन अगर उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आई हुई है या कहीं आपको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है या कुछ भी है, लेकिन आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जा रहे हैं, वहां पर भी आप जल्दी कर रहे हैं हर चीज में। मेरे ख्याल से इसमें ना सबसे बड़ी अगर कोताही है ना, वो कोताही है हमारी खुद की इंतजामिया की, और फिर हमारी खुद की जिम्मेदारी आती है। दो चीजों की बहुत बड़ी, मुझे लगता है ऐसा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दो लोगों की बहुत ज्यादा कोताही है कि सिंध, अगर मैं कराची की बात करूं तो सिंध में बहुत ज्यादा, ये अगर आप देखें ना शारा फैसल की तरफ, मतलब पहले तो ये भी आया था जो है नोटिस जारी किया था कि सुबह के टाइम पर ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि बच्चों के जो है वो तालीमी इदारे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस पर भी लोगों ने जो है वो अमल दरामद नहीं किया। लेकिन अगर कोई आपकी बात पर अमल दरामद नहीं करता, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने जी इतना हल्के में लिया हुआ है लोगों को कि लोग अगर आपने कोई नोटिस किया तो लोग हवा में उड़ा देते हैं, इसके जिम्मेदार भी आप लोग खुद है। मैं इस पे एक बात कहना चाहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, अगर हम बाहर के ममालिक देखें तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है वक्त पे सो जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग ही जो है रात को वो जाग रहे होते हैं, दिन में वो सोते हैं, तो कब काम करेंगे और कब टाइम पे पहुंचेंगे। एक बड़ी प्यारी कहावत है कि लोग नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। एग्जैक्टली ना, और समटाइम्स हम भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी गहरी बात है कोई सोचे तो। और हर कोई जल्दी में, आप सिग्नल्स को छोड़ दें, पूरी दुनिया में देख लें हर कोई जल्दी में, लेकिन टाइम फिर भी कोई नहीं होता। ये भी एक बड़ी बिटर रियलिटी है। मसला ये है कि हमारा जो मुल्क है ना वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और हम लोग को इतनी, हम कौम एज अ कौम हम हर वक्त इतना इम्पेशेंट हो गए, हर चीज हमें जल्दी में करनी है। हम मतलब आप इस चीज को समझें कि आप एक जहाँ पे बैठे हुए, एंजॉय दैट मोमेंट। अगर आप उसमें बैठ के उसके बाद मुझे ये करना है वो करना है, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं होता करने को। फिर आप बैठ के सोचते हैं कि जल्दी आपने क्यों मचाई है। कभी आपने इसकी लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, आप क्यों है इतना जल्दी में? हालांकि आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको टाइम पे पहुंचना है, आपका कोई ओलंपिक्स आपने जीतना है, आपको टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। बट बिला वजह, फॉर नो रीजन, एवरीबडी इज सो मच इन हरी, आई डोंट नो व्हाई। इस पे प्लीज थोड़ा सा सोचें, इसका हल क्या है? ये इसका हल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपना सिर्फ ओपिनियन ही शेयर कर सकती हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हमारा मुल्क जो है उसका कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा असूल बना लें तो आई गेस हम पहले तो खुद तरक्की करेंगे, फिर एज अ मुल्क कौम तरक्की करेगी। अनम, वही बात है कि लोगों में सब्र नहीं है। ठीक है, आप टाइम से निकलें, टाइम से पहले आप निकलेंगे तो शायद आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे। जब आप लेट निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लेट हो रहे होते हैं, और लोगों को जो है वो आप कट मारते हुए जाते हैं, और कितनी लाइंस बना लेते हैं आप। यानी कि एक ही रोड पे बहुत सारा रश लगा हुआ है तो बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं कि जी आपको
हार्डली मेरे ख्याल में 3 या 4 लाइंस होती हैं जिसमें अपनी जो है वो फ्लो में गाड़ियां जाएंगी। जब आपने ट्रैफिक ब्लॉक करना है तो आप जल्दी घर से निकले, मेरा तो ये मानना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, हाँ। सीरियसली, कि बंदा पहले ही अगर जल्दी करेगा ना तो आप वहां से लेट नहीं होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। टाइम जिस तरह आनम ने भी कहा कि टाइम में पंक्चुअल नहीं होते हैं, और उर्शिया ने भी कहा कि अगर आपको जल्दी है तो आप अपना टाइम मैनेज करके, यानी आप वक्त से पहले टाइम पे पहुंचना चाहिए, टाइम पे पहुंचना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आप ये मेरी तरफ इशारे ना करें, नहीं, मैंने कुछ इशारा नहीं मैं जरा फिर बाद में और फिर आपसे बात करती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरा जो है, इसके अलावा ये बात मैं भी यहाँ पे करना चाहूंगी, जिस तरह हम जेब्रा क्रॉसिंग की बात करते हैं, शायद हमने बचपन में ही जेब्रा क्रॉसिंग देखी थी, उसके बाद तो पाकिस्तान से जेब्रा क्रॉसिंग का नामो निशान अभी भी खत्म है, हो गया है। व्हाइट की जगह बस पिचकारियां लाल वाली, बस लाइट हो गया है, नजर नहीं आया। तो अब ना जेब्रा क्रॉसिंग है, ना डिसिप्लिन है, और ना ही किसी और का ख्याल है। और मैंने बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर, और रेड क्रॉस की भी कुछ कभी कभार जब गाड़ी दिख जाती है उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि आप जल्दी ना करें, जल्दी से जो है आप अस्पताल पहुंच सकते हैं, बेहतर है कि आप सुकून से और इत्मीनान से गाड़ी चला के जाएं। तो ये ऑब्वियसली सबको हम ये एक अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि डिसिप्लिन, हमें रमज़ान जो है वो डिसिप्लिन ही सिखाता है, और अगर रमज़ान मुबारक में हम डिसिप्लिन ही ना सीखें और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ही ना सीख सकें तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम सबके लिए ये चीज़, बस डिफरेंस ये होता है कि कुछ लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होता है, कुछ लोगों में बेहतर नहीं होता, लेकिन कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि सेल्फ कंट्रोल के ऊपर हम काम करें। वाह वाह वाह, ये बहुत ज़रूरी, रोज़े का मकसद ये है। बहुत अच्छी बात की आपने अलवीना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में, कराची में, जब तक आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप हरू बरू किसी पे चीखेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आपने रोजा रखा है। और आखिरी लाइन क्या होती है? दिमाग मत खराब कर मेरा रोजा। अबे तो एहसान किया, एग्जैक्टली, हम पे एहसान किया आपने रोजा रख के। जल्दी जो ये हो रही है, बहुत जल्दी है, मैं इसका बता देता हूँ कि लोगों के ऑफिसेज जो हैं टाइम कम हो गया, लेकिन बैठे रहेंगे, सुस्ती है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें यार, ऑफिस खत्म हुआ है या स्कूल खत्म हुआ है। सिग्नल्स की अगर बात कर लेते हैं, इस टाइम में कहूंगा कि गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। सिग्नल्स ऑटो हैं, ठीक है, रेड येलो ग्रीन, ये ऑटो पे चल रहे हैं। हमारे जो लोग हैं ना, जो मैनुअल पे चल रहे हैं, वो खराब चल रहे हैं। तो या तो हम अंदर अपने अंदर कोई ऑटोमेटिक गेयर लगाएं या उनको मैनुअल कर दें, दोनों इम्पॉसिबल है, ठीक है। जो कटिंगे मार रहे हैं बाइक वाले, सबको जल्दी है, सबकी कोशिश है कि घर में अपनी फैमिली के साथ इफ्तार करें। और कराची में बार बार बोलता हूँ कि ये नहीं कि इफ्तार नहीं होती रोडों पे, इतनी इफ्तार है, लोग रोडों पे बसों पे मुंह पे जूस मार रहे होते हैं। व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल इन बस, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव प्राइवेट जेट, लेकिन जब मैं बस पे ट्रैवल करता था, बहुत गरीब, बहुत स्ट्रगलिंग, मेरी स्टोरी किसी दिन आपको सुनाऊंगा अलवीना, बाकी सबको पता है। मैं बताता हूँ, बस में जा रहा था मैं, रोजे का टाइम हो गया, टपक यहाँ से जूस आया, ठीक है, मैं बोला थैंक यू। यहाँ से उस साइड पे, मतलब कि गैप है, वहां से उड़ते हुए 2 समोसे आए, ठीक है, फिर एक पानी की बोतल। ऐसा भी नहीं था कि उड़ते हुए समोसे आ रहे थे, ट्रैवल तो करें बस पे। कंडक्टर आया, पानी मिला, मैं नहीं, ये ठपक यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी ये भी होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मतलब इतनी खिदमत होती है यहाँ पे। बिल्कुल खिदमत करें, लेकिन थोड़ा सा यू नो बर्दाश्त होता है, दर्द होता है, लेकिन मजा आता है। एक बार मैं भी यूं जा रही थी, किसी ने काले कलर के जो चने होते हैं ना, वो मुझे इतनी जोर से मारे। और आपको बताऊं कि ये फ्रूट्स भी देते हैं। अगर आप सोचते हैं यहाँ गर्दन के पीछे 2 केले पड़े तो कैसा लगेगा? अरे सेब, हर चीज मिल रही है, लेकिन प्लीज खुदा के लिए हाथ भी दे दो तो ज्यादा मजा आएगा। ब्रेक का टाइम हो गया है, बस मैं ये बता दूं कि आप, इट्स बेटर लेट देन नेवर। आप 10 मिनट लेट पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो और आप कभी ना पहुंच पाए अपने घर। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। काफ़ी बातें हो गई जी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की, तो अब हम आते हैं अपने बरकतों के महीने में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान है और हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगी, शायद आप लोगों के काम आ जाए। कि जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो लोगों को ये यानी कि फिक्र हो जाती है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा तो हम जिम ज्वाइन कर लें, ठीक है। वो लोग एक्सरसाइज पे अपनी तवज्जो देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आप लोग सारा दिन कुछ खाते नहीं है, कुछ ऐसी डाइट नहीं लेते। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है सहरी में, अफ्तारी में बहुत कम चीज़ें ऐसी खा रहे होते हैं जिनसे उनको प्रोटीन मिलता है, राइट। तो जैसे मैं अपनी सहरी जो है वो अफ्तारी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि जैसे मॉर्निंग में एक पराठा ले लिया, अंडा ले लिया, दही ले ली, तो उसमें
आप लोग, मुझे लगता है कि जो लोग कमजोर होते हैं वो शायद सरवाइव कर जाते हैं पूरा दिन, मगर जो लोग हेल्दी होते हैं, जो लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, वो लोग जरा कम, उनकी मिकदार ज्यादा होती है खाने में, कि जैसे वो उनको 2 पराठे चाहिए, उनको दही के 2 बॉल्स चाहिए, इसी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है कि हमें सारा दिन भूख ना लगे। जी। और ऐसे लोग जो होते हैं जो हेल्दी हैं, 2 पराठे 2 अंडे दही का पूरा डब्बा खाने के बाद भी दोपहर तक होता है ना, जब टाइम होता है तो उनके दिमाग में ना पकोड़े घूम रहे होते हैं, तो उनकी भूख कभी नहीं मिटती। एग्जैक्टली। एंड आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि ये जो ऑयल फूड है, जो मंड मंड के तेल खाया जा रहा है, सहरी में भी इफ्तारी में भी, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है यूनस। आपको देखिए, जब आप ये हैवी फूड खाते हैं ना, तो आपका 10 किलो 5 किलो वेट ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। जब आपने फ्राइड चीजें खानी है, लेट सपोज पकोड़े समोसे, तो आपका घर में बेगम को तो आपने स्पेसिफिकली ये चीज बतानी है कि जी पकोड़े होने चाहिए, समोसे होने चाहिए, रोल होने चाहिए, उसके बाद भी उनको डिनर भी करना है। रात को 11-12 बजे उनका डिनर होगा, उससे पहले अफ्तारी का बहुत ज्यादा जो है वो चीजें घर में होती हैं। तो औरत किचन में रहे। हाँ, व्हाट इज दिस बिहेवियर पाकिस्तानी? इबादत के लिए टाइम ना निकाले, लेकिन पकोड़े और समोसे सारी जो आपकी जान को खराब करने वाली चीजें वो बनाने के लिए टाइम निकाले। एग्जैक्टली। मुझे देखिए, मैं तो इस चीज़ पे बहुत हैरान होती हूँ, वो ये है कि रमज़ान जब भी आता है लोग बहुत ज़्यादा इस, मतलब चले रिवायत तो मैं हमेशा कहती हूँ रिवायत भी होती है, एक सौगात भी अलग है, लेकिन रोज़ाना मतलब 30 दिन आप पकौड़े खा रहे हैं, आप समोसे खा रहे हैं, ये बड़ा मुझे अलमिया लगता है। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी रिपोर्ट कि उसमें एक मैंने रिपोर्ट बताई थी, आप लोगों को याद होगा, पकौड़ों के हवाले से आपने सवाल भी किया था कि उसकी कीमतें क्या हैं क्या नहीं है, बढ़ गई जी, लोग नहीं सुन रहे। अभी मैं देख रही थी कि तमाम तर जो शॉपकीपर्स हैं जो ये बेचते हैं, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। 25 रुपए का समोसा। हाँ, 25 रुपए का। जी 25 रुपए का। इतनी महंगी चीज खरीदा, वो भी आपकी सेहत के लिए मुज़र। ये आलू वाला है, कीमे वाला 35 रुपए का, और पता नहीं वो कीमे वाला गोश्त भी ठीक होगा, बीमारी चल रही है, हमें खाना ही नहीं है। तो अच्छी बात है ना, अगर चीजें महंगी हो, लेकिन लोग खाना नहीं छोड़ते। खा रहे, ओके, लोग खाना नहीं छोड़ रहे। ये पाकिस्तान है, इसमें आप कुछ भी करें ना, कुछ भी करें, लोग नहीं सुनते। मेरे ख्याल से जब हमने बड़ा अच्छा ये कहा था कि हम फ्रूट के हवाले से करते हैं कि हम जो है ना वो एक स्कीम जो है वो चलाते हैं, वो ये होगी कि हम बाइकआउट करते हैं। सना, आपने बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तान है, यहाँ अवाम से लेकर सियासतदान सब खा रहे हैं और पाकिस्तान को खा रहे हैं। अब अल्लाह करे, बस हमें अल्लाह ही बचा सकता है, और जो वसीला है वो इमरान खान साहब हैं। जी अच्छा, ओवरऑल मैं उर्शा जितना आपके टॉपिक से समझी हूँ, तो मैं अगर कंक्लूजन निकालूँ तो वो ये है कि लोग पर्टिकुलरली रमज़ान में बहुत ज़्यादा डाइट फूड को छोड़ के फ्राइड चीज़ों की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस आपका एक जो वेट है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अवॉइड हमें ये सारी चीज़ों को करने की सिर्फ रमज़ान में ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो ओवरऑल हमें पूरे साल हमें 3 साल के 365 डेज, मैंने जैसे अपने पिछले ब्रेक में बोला कि अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के असूल बनाए। सिर्फ रमज़ान में 30 दिन अगर आप डाइट, कुछ लड़कियाँ करती हैं, कुछ मर्द भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग मर्द होते हैं वो बड़ा डेलिब्रेटली अपनी औरतों कहते हैं कि एहतमाम करें, खाने का करें, फिर सुबह सहरी भी उनको बहुत भारी भरकम चाहिए, इफ्तार भी चाहिए, उनको डिनर भी चाहिए। कोई एक चीज स्किप कर दें, जैसे आपने बोला 30 दिन खा रहे हैं अलमिया, खाएं लेकिन कम खाएं, कोई भी चीज की ज्यादती ना करें, वीकेंड एक दिन करें ना, थोड़ा सा कर दें, क्वांटिटी कर दें कम, और भले आप वो चीज लेते रहे, कट डाउन ना करें। एक वो कहते हैं ना कि हमारी जी बॉडी इम्यून हो गई, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। आपकी बॉडी कभी भी किसी चीज को लेके इम्यून नहीं होती, ज्यादती करेंगे तो नुकसान पाएंगे। और आप बहुत अच्छी बात की है ना आपने, और डॉक्टर्स की जो है वो ईद हो जाती है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, तो प्लीज डॉक्टरों की ईद जरा कम करें, अपनी सेहत पर जो है। हर बंदे की हो रही है, शॉपकीपर ईद मना रहा है, मगर यूनिस देखिए, आप अपनी सेहत से भी तो खेल रहे हैं ना, मतलब आप देखिए बच्चों को भी वही चीज खिला रहे हैं, खुद भी वही चीज खा रहे हैं, और देखिए बहुत ज्यादा जो है वो पेशेंट जो है वो हार्ट पेशेंट हो जाते हैं जब आप लोग ऑयली चीजें खाते हैं और ये फ्राइड चीजें जो खाते हैं। बट मैं आप लोगों के साथ जो है वो डाइट शेयर करना चाहूंगी कि आप सहरी में क्या खा सकते हैं और अफ्तारी में क्या खा सकते हैं। देखिए, अगर आप रोटी छोड़ दें और दलिया खाना स्टार्ट कर दें, उसमें आप मिल्क यूज कर लें, नट्स यूज कर लें, फ्रूट्स यूज कर लें, तो आप उसमें मिक्स करके वो आप पूरा बाउल खा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आप दही ले सकते हैं, एक, अगर आपको जितना भी खाना है, जितना भी आपका दिल कर रहा है, एग्जैक्टली। और पानी का ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटेक करें, एक अंडा खा लें, और पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करें, क्योंकि आप लोगों को जब रमजान में डिहाइड्रेशन जब हो जाती है इंसान को, तो वो जो है वो चकरा के गिर जाता है, तो प्लीज तो प्लीज पानी का इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा
ज्यादा रखें। और रही बात अफ्तारी की, अफ्तारी में फ्राइड चीजें बहुत कम कर दें और एक ही दफा खाना खाएं। जैसे कि आप लोगों को डिनर करना है तो डिनर ही खाएं, जो भी घर में पका हुआ है वो खाएं। हफ्ते में एक दफा आपको किसी भी अफ्तारी में जाना है, वहां पर आप फ्राइड चीजें खाएं, हफ्ते में एक दफा, रोज मत खाएं। वही बात है कि आपको एक ही महीना मिला है जिसमें आपने इबादत भी करनी है और उसमें आपने अपने आप की सेहत भी एक महीना क्यों उर्शिया, मैं तो कहती हूँ साल के 12 महीने आपको अपनी आदत बनानी चाहिए और बॉडी को ट्रेन रखना चाहिए ऐसे ही। एग्जैक्टली मगर लोगों का वही बात है कि वो नहीं करते। मगर हम लोग तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखें रमजान है, आप लोगों ने एक्सरसाइज को छोड़ के नमाजें अगर 5 वक्त की अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो वही आपकी एक्सरसाइज है। क्योंकि देखिए आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट पे, ब्रेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आप उतनी डाइट नहीं ले पाते। एग्जैक्टली उर्शिया। सो हमारे पास एक खूबसूरत सा हेल्दी सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। और हमारे शो का वक्त भी खत्म होने वाला है और आखिरी के कुछ चंद 2-3 सेगमेंट्स रहेंगे, जिसमें से हमारा पहला सेगमेंट है दस्ती फैक्ट्स का। तो क्विक फैक्ट्स हैं, जैसे कि अलवीना कहती है, मैं अपना पहला फैक्ट आप सबके साथ शेयर करती हूँ। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉरबिड फ्रॉम ड्रिंकिंग फ्रॉम द ब्रोकन पोर्शन ऑफ अ बोल एंड फ्रॉम ब्लोइंग ऑन द ड्रिंक। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें पता है, बड़ी बेसिक से ये बचपन से सिखाया जाता है कि एक तो टूटे हुए कप से, किसी भी टूटे हुए बर्तन, ग्लास से हमें नहीं पीना चाहिए, और नंबर 2 जो हम यूँ फूंक मार के पीते हैं चाय, कॉफ़ी, बेवरेजेस, वो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बैक्टीरिया जाता है। तो इस्लाम में हाइजीन का इतना ज्यादा जो है दर्जा रखा गया है। और दूसरा, टूटे हुए से पिएंगे तो वो दोनों में हाइजीन का मैसेज है, दोनों में हाइजीन का मैसेज। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ख्याल किया करें। प्लीज पास द कप। पासिंग द कप टू अलवीना। जी मेरा फैक्ट इटली के हवाले से, इटली हैज़ मोर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देन एनी अदर कंट्री। यानी उनकी जो हेरिटेज साइट्स हैं वो दुनिया में बाकी के जो ममालिक हैं उन सबसे ज़्यादा उनके पास मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके हवाले से हम जानते हैं कि कल्चरली वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन इटली में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं। ओवर टू यू। ऑलराइट, ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट हिजाबी पाकिस्तानी फीमेल पायलट शहनाज लगारी पाकिस्तान की पहली हिजाबी फीमेल पायलट हैं। एंड आई एम पासिंग द एयरप्लेन टू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो हमेशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत दिलचस्प है। उसका रीजन ये है कि क्या आप लोगों को ये बात पता है कि शेर जो है, शेर की धाड़, ये वो वाला शेर नहीं है जो भाग जाता है। यस, ये वो वाला शेर नहीं है, ये पूरे बालों वाला, बहुत सारे बालों वाला शेर है। और उसकी अगर धाड़ की बात करें तो 5 मील दूर तक सुनाई दे सकती है। Oh my God! Supercalifragilisticexpialidocious. Please pass the ball to उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि 90% लोग जो हैं वो टूथपेस्ट जो हैं वो गीला करके पेस्ट लगाते हैं। ब्लैक हेड कम होते हैं? ब्लैक हेड नहीं कम होते, काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि मतलब गीला कर लेते हैं ब्रश को, उसके बाद जो है वो पेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, थोड़ा लेदर महसूस होता है। एग्जैक्टली। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वैसे? नहीं, इट्स अ फैक्ट। अच्छा, ठीक है। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। डिड यू नो दैट every year all Muslim in the world spend 415 billion on Eid al-Adha, जो sacrifice करते हैं goats का, cows का। and I am passing the ball to Alvina। मेरे पास फैक्ट यूएस के हवाले से है। यूएस जो है उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और पावरफुल इकोनॉमी है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो इटली के हवाले से। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इटली अंडर 20 इयर्स डिक्टेटरशिप पे रहा था? अच्छा, यस। प्लीज पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू सना। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो जमीन से यानी दुनिया से रिलेटेड है। वो ये है कि क्या आपको ये चीज पता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जितना चलते हैं ना, पैदल जितना चलते हैं, हम जमीन के 3 चक्कर लगा सकते हैं। पूरी दुनिया के? जमीन, पूरी दुनिया। Oh my God, तुरुला, please pass the ball to उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग है। नहीं, मेरा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं कुछ कपड़े लेकर आते हैं बाजार से तो वो छोटे हो जाते हैं ना, तो उनके लिए ये फैक्ट है कि आपने ठंडे पानी के अंदर जो है 1 कप कंडीशनर डालना है जो आप बालों पे यूज करते हैं। उसके बाद जो है वो आप उसको साफ पानी से वॉश करके आप सुखा लें, उसके बाद आप पहने, आपके बराबर हो जाएंगे कपड़े। श्रिंक नहीं होंगे, बढ़ेंगे। अच्छा, वाह वाह वाह। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। यस। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। द रिडल इज, किस चीज को आग जला नहीं सकती और पानी डबो नहीं सकती? टाइम स्टार्ट्स ना। नहीं, ये तो आवाम से पूछा। जस्ट क्विक गेस, जल्दी। वैक्स। आग। मोम जो कैंडल वाला वैक्स होता है।
नहीं 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 नहीं, द करेक्ट आंसर इज बर्फ। ओके द करेक्ट आंसर इज बाय मदिया जी। प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ते रिडल का भी टाइम खत्म हो गया, क्योंकि आप लोगों से मैं पूछूंगा महंगी रिडल, बहुत एक्सपेंसिव रिडल, तो आप लोगों से पूछ रहा हूं। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, सूरह रहमान को क्या कहा जाता है? कुरान की ज़ीनत। ओह माय गॉड, सबको पता था। ऑलराइट, आप लोगों से पूछ रहा हूं ये महंगा सवाल या महंगी रिडल। द क्वेश्चन इज, कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जिसमें सिर्फ एक जेर आता है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। महंगी रिडल का भी टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट, यस अनम गौहर। मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, वाह मुतमईन ऐसे है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। वाह अब तो हाथों से भी लकीरें मिटी जाती हैं, वाह उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। वाह। कल बिछड़ना है, कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच के बांध। अभी आगाज मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। वाह मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने। वाह मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने। तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बेहतरीन। वेरी नाइस। मुझे लगता है अलवीना को मेरी अच्छी लगी पोइट्रियाँ, क्योंकि इन्हें कुछ खास लगाव नहीं है। थोड़ी एंकर टाइप पर्सनालिटीज होती हैं, उन्हें शायरी से कम लगा होता है, लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे डिलीवरी और डायलॉग जो डिक्शन थी जी। उसकी वजह से मुझे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। प्लीज हमें बताते रहिए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दिए गए किसी मौजू पे बात करें तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यहीं पे हमारे शो का वक्त खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नई ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।